हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आप सबके सामने हाजिर हो चुका हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण लीव रूल को लेकर। आज मैं लीव रूल के टॉपिक में जिस लीव रूल पर बात कर रहा हूं वो है लीव नॉट ड्यू, यानी हिंदी में अनर्जित अवकाश जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज मैं कंप्लीटली आपसे बात करने वाला हूं। यह ऐसा रूल है जो भारत सरकार का 1972 का बनाया हुआ लीव रूल है और स्वभावतः यह संपूर्ण भारत में लागू है, चाहे वो केंद्र सरकार का कर्मी हो या राज्य सरकार का कर्मी हो। बहुत हद तक जो है कि प्राइवेट कर्मचारी जो है उस पर भी यह लागू होता है। तो इसके क्या फायदे हैं, इनका कितना विस्तार है, इसको जानने के लिए आपको कंप्लीटली इस वीडियो को देखना पड़ेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है ना तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और एक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इन सब चीजों से आपको कोई फर्क पड़े ना पड़े, हमें जरूर फर्क पड़ता है। यह एक प्रकार का आपको सपोर्ट करना होता है और आपके एक एक सपोर्ट से हमारा दिल भरता है, हमारी मेहनत को बल मिलता है। तो चलिए हम पढ़ते हैं मूल टॉपिक पर। ठीक है दोस्तों, यहां ऊपर लिखा हुआ है लीव नॉट ड्यू। इसका फुल फॉर्म भी देख लीजिए, शॉर्टकट उसे LND के नाम से भी जानते हैं। खासकर रेलवे कर्मचारी जो अब लीव को HRMS से प्रोसेस करते हैं, HRMS से लीव लेना शुरू कर दिए हैं, उसको शॉर्टकट में नाम याद रखना है LND, जिसका फुल फॉर्म लीव नॉट ड्यू लिखा रहता है। उसका हिंदी नाम है अनर्जित अवकाश। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, उसे कई बार छुट्टी देय नहीं भी कहा जाता है। तो सिंपल इसे लीव नॉट ड्यू या अनर्जित अवकाश के नाम से जाना जाता है। बाकी बहुत सारे लोग इनको अपने अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक एक चीज को, हर एक टॉपिक पर आप बिल्कुल बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि कोई भी लीव रूल अभी जो वर्तमान में संपूर्ण भारत पर लागू है, यह 1972 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक विस्तृत लीव रूल है, उस पर आधारित है। तो LND जो है, यहां देखिए हमने लिखा हुआ है रूल ऑफ 31 ऑफ सीसीएस लीव रूल 1972, मतलब 1972 ईस्वी में जो एक सीसीएस लीव रूल्स के नाम से कानून बना था, जिसको आप फुल फॉर्म कह सकते हैं सेंट्रल सिविल सर्विस रूल लीव रूल्स 1972 का जो रूल नंबर 31 है वो LND से रिलेटेड है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो विभागीय परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें समझ में आ गया होगा। 1972 का रूल नंबर 31। ठीक है, दूसरा देखिए, पहली बात यह जान लीजिए कि लीव नॉट ड्यू के लिए एकमात्र आधार है और वो है चिकित्सा आधार। अब देखिए टॉपिक बाय टॉपिक हम बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले तो इस लीव को लेने का हकदार किसे है, तो यह अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के कर्मचारी इस लीव को ले सकता है। ठीक है, दूसरा, इस लीव को कौन सा कर्मचारी नहीं ले सकता है, यहां कंफ्यूजन होती है, आप बता देंगे, चाहे वो अस्थाई हो या अस्थाई हो, परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, कोई भी कर्मचारी इस लीव रूल को ले सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन है जिसमें कुछ कर्मचारी है जो इस लीव को लेने के लिए अपात्र हो जाता है। वो ये है सेवानिवृत्ति की तैयारी करने वाला कर्मचारी। यहां पे बिल्कुल बारीकी से सोचिएगा, वैसे कर्मचारी जो अब सेवानिवृत्ति के करीब है। आप जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी जब सेवानिवृत्त हो रहा होता है, रिटायरमेंट हो रहा होता है, तो उसके जिस दिन रिटायरमेंट होता है उसके 3 महीने पहले से प्रक्रिया शुरू कर दी जाती है। हम इस चीज को फॉलो करते हैं। तो अब जिसकी रिटायरमेंट करीब आ चुकी है और उनकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, तो वैसा व्यक्ति यह नहीं ले सकता। वो LAP भी तो ले ही नहीं सकता, CL ले सकता है, LHA ले सकता है ना। तो ऐसे चीजें सिंपल से, जो रिटायरमेंट करीब जिसका आ गया है वो नहीं ले सकता। ये चीजें एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। करीब से मतलब है जो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहा है ना, इसको कहते हैं बोरिया बिस्तर समेटने की तैयारी करना, तो वो ये चीजें नहीं ले सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। रिटायरमेंट से एक चीज और क्लियर होता है, बहुत सा होता है जिसको सस्पेंड कर दिया जाता है, रिमूव फ्रॉम सर्विस कर दिया जाता है। इन सब चीजों में भी ये लीव लागू होता है, वो नहीं ले पाएगा। वो दोनों चीजें अपात्र की श्रेणी में आता है। दूसरा,
कोई भी कर्मचारी अपने सर्विस काल में अधिकतम 360 दिन तक LND ले सकता है। ये आपसे पूछ देगा कि कोई भी कर्मचारी या कोई से पूरा अभी हम क्लियर करेंगे, अधिकतम कितना यह लीव लिया जा सकता है। तो इसका जवाब है कि अधिकतम 360 दिन लिया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है, उनके बाकी सर्विस को देखा जाता है। यह लीव जो है एक प्रकार का एडवांस लीव है। इसको थोड़ा सा उदाहरण से समझिए कि आप कोई कार्यवश मार्केट गए हैं और खरीदारी करते करते आपके पॉकेट मनी समाप्त हो जाता है, लेकिन वो चीजें आपके लिए जरूरी है जो आप खरीदने जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि पड़ोस वाले से या जिनको मैं जानता हूं, आज के जमाने में तो फोन पे का समय आ गया, उससे आप किसी से उधारी ले लेते हैं। तो सेम चीजें यहां भी लागू है कि आपके खाते में कोई लीव नहीं है और आपको अत्यंत आवश्यकता है, जैसा कि हमने कहा CCL जो है कि LND मेडिकल ग्राउंड पर आवश्यक है। अब मेडिकली कोई परेशान हो रहा है तो भारत सरकार ने उसके साथ रियायत बरती है कि आपकी जो बाकी सर्विस है उसको देखते हुए आपको LND प्रदान की जाती है। लेकिन यहां पे ध्यान रखा जाता है कि आप जो ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हैं, तो जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो इस चीज को भली भांति देख ले कि जिसे आप LND सैंक्शन कर रहे हैं, वो बंदा इस लीव के पूरी हो जाने के बाद वो वापस उस सर्विस में आता है कि नहीं आता है। तो ये बिल्कुल ध्यान रखा जाता है ना। तो यही हो गया अधिकतम 360 दिन, है ना। अब ध्यान रखिए, मान लीजिए किसी कर्मचारी की बाकी सर्विस 10 साल है, ठीक है ना, 10 साल है, तो इसे इतना नहीं मिल सकता है ना। और इसकी जो रिकवरी होती है वो LHAP से होती है। LHAP अधिकतम कितना दिन होता है, मान लीजिए 10 साल उनकी बकाया सर्विस है, 10 साल में वो कितना LHAP जमा कर सकता है, उनके लीव अकाउंट में कितना जमा हो सकता है। हम जानते हैं कि एक साल में उसको 20 LHAP मिलता है, तो अधिकतम 10 साल में वो कितना जमा कर लेगा, 200 LHAP जमा करेगा। 200 चूंकि हाफ, उसका वैल्यू ही हाफ है, तो अधिकतम वो कितने दिन का LND ले सकता है, तो अधिकतम 100 दिन का, 100 दिन अधिकतम ले सकता है। ये कहने का मतलब है कि जिसका 10 साल सर्विस बचा है वो अधिकतम 100 दिन LND सैंक्शन करा सकता है। तो आई होप कि आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के खाते में आप जानते हैं 500, 600, 700, 800 जो है कि LHAP बैलेंस हो गया है, तो वो चाहेगा कि लीव बैलेंस के मुकाबले में वो पूरा ले ले, ऐसा नहीं है। शर्त है कि आपके खाते में जो कि लीव बैलेंस बिल्कुल ना हो, LHAP भी समाप्त हो गया हो, तब आप ये सैंक्शन करा सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि अभी मैंने आपको समझा दिया कि LND सैंक्शन होता है और उसके बाद जो रिकवरी की जाती है, इस लीव के पूरी हो जाने के बाद जब कर्मचारी ड्यूटी पर वापस आता है तो किस लीव से उसकी कटौती होती है। यहाँ LAP की कटौती नहीं होती है, बल्कि उसके ड्यूटी पे आने के बाद जो वो LHAP मतलब जमा करेगा या LHAP बैलेंस जो कैरी करेगा, उससे इसे डेबिट किया जाता है, उससे माइनस किया जाता है। तो वही है कि LND के लिए उसकी जो रिकवरी की जाती है LHAP से की जाती है, वही यहाँ देखा जाता है। मान लीजिए किसी का 10 साल सर्विस बचा है, सैंक्शनिंग अथॉरिटी देख रहा है कि बाकी जो है कि 10 साल में वो 200 LHAP जो है कि जमा कर सकता है, तो यहाँ पे उसको इतना दिन 100 दिन की छुट्टी दे दी जाती है। लेकिन ध्यान रखा जाता है, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर 100 दिन उसको छुट्टी सैंक्शन ही कर देगा तो वो जमा कब करेगा। तो यहां ध्यान ये रखना है, मैंने अधिकतम शब्द बताया है कि मान लीजिए अगर वो 100 दिन छुट्टी ले रहा है, यानी जब वो छुट्टी पूरी करके आएगा तो उनके खाते में बाकी के सर्विस पीरियड में वो 200 LHAP जमा कर पाएगा या नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। LND लेने के लिए न्यूनतम सेवा योग्यता है। कोई भी कर्मचारी अगर आज बहाल हुआ है, आज सर्विस में ज्वाइन किया है, तो वह चाहेगा LND ले लें, ऐसा नहीं है। आपकी मिनिमम सर्विस क्वालिफाइंग माना गया है, वो ये माना गया है, न्यूनतम जो सर्विस क्वालिफाइंग माना गया है वो स्थायी कर्मचारी के लिए, परमानेंट कर्मचारी के लिए 1 वर्ष। आप अगर 1 वर्ष
किसी भी संस्थान में सरकारी कर्मचारी के रूप में पूरी कर लेते हैं तो आप इलिजिबल हो जाते हैं एलएनडी के लिए। तो जाहिर सी बात है, एक साल जब आप नौकरी करेंगे तो एक साल में कुछ लीव जो अर्न कर लेंगे, उस लीव के लिए जो है पूरी कर लेने के बाद आपको जरूरी हो जाती है मेडिकल की ग्राउंड पर, तो आप अप्लाई कर सकते हैं एलएनडी के लिए। यही तो हो गया स्थायी कर्मचारी के लिए। वहीं अस्थायी कर्मचारी के लिए दो चीजें हैं। सामान्य स्थिति में जहां अस्थायी कर्मचारी को 1 वर्ष बाध्यता है क्वालिफाइंग सर्विस का, वहीं उसी स्थिति में जो है कि अस्थायी कर्मचारी के लिए 3 वर्ष बाध्यता है। फिर से ध्यान दीजिए, जिस स्थिति में सामान्य स्थिति यानी मेडिकली जिस ग्राउंड पर अस्थायी कर्मचारी को 1 साल की सर्विस कर लेने के बाद एलएनडी के लिए वह इलिजिबल हो जाता है, वहीं अस्थायी कर्मचारी के लिए वो बाध्यता जो है कि 3 साल रखा गया है। मतलब वो अस्थायी कर्मचारी 3 साल सर्विस कर चुका होगा तब वह उस लीव के लिए हकदार होगा। लेकिन एक स्थिति उनके साथ लागू होती है कि वह 1 वर्ष में भी एलएनडी के लिए अप्लाई कर सकता है। वो ये देख लीजिए, यहाँ पे हमने बी नंबर करके दिया है, 1 वर्ष के लिए शर्त है ना। जब ये 3 वर्ष में लिया तो ठीक है, अगर उसे कुछ कंडीशन रखा गया है जिसमें वो 1 साल के बाद भी एलएनडी अप्लाई कर सकता है, उसमें 3 चीजें, मिनिमम 3 चीजें उसे पूरी करनी होगी। पहला, हम जानते हैं कि एलएनडी बीमारी की हालत में मेडिकली सर्टिफिकेट के आधार पर एम्प्लॉय अप्लाई करेगा, लेकिन उनमें से कुछ बीमारी ऐसी होती है जो भयानक होती है। यहां मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, भयानक बीमारी जो 100 में एक आध को होता है, सैकड़ों में हजारों में एक आध को होता है, वैसी बीमारी की स्थिति में आप अगर अस्थायी कर्मचारी हैं तो 1 साल की सेवा करने के बाद एलएनडी अप्लाई कर सकते हैं। यानी वही है, एक है जैसे कुछ बीमारी ये है टीबी, कुष्ठ रोग, कैंसर या मानसिक बीमारी हो, इन चारों में से कोई एक बीमारी हो तो अस्थायी कर्मचारी 1 साल में ही एलएनडी अप्लाई कर सकता है। दूसरी चीजें ये, अब ध्यान दीजिए, अगर एम्प्लॉई परमानेंट नहीं है, अस्थायी है, तो अभी आप जानते हैं कि हर संस्थान में वर्तमान सरकार की पॉलिसी के हिसाब से प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है, ठीक है ना। प्राइवेट कंपनियों के हाथों में सेक्टर को सौंपा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट कंपनियां अपने हिसाब से उस सेक्टर को चलाएगा। तो वहां जाहिर सी बात है वो परमानेंट नहीं बल्कि जो है कि प्राइवेट कर्मचारी वहां रखेगा, यानी वह पेमेंट पे करेगा और उसकी अस्थायी नौकरी नहीं होगी। ऐसी स्थिति में अगर 1 साल के बाद उसके कर्मचारी बीमार पड़ जाते हैं और इन भयानक बीमारियों में से कोई एक बीमारी से वह ग्रसित हो जाता है और वह एलएनडी के लिए अप्लाई करता है, इन स्थितियों के बाद ऐसा नहीं कि उनको मिल जाएगा, मिलने के बाद अगला भी ख नंबर भी देखा जाता है, वह यह कि उक्त कर्मचारी जिस पोस्ट पर है और वह छुट्टी अगर हम उसे देते हैं और जब वो छुट्टी पूरी करके आएगा तो क्या वह पोस्ट उस समय तक रहेगा। अब जाहिर सी बात है कंपनियां कोई कार्य लेती है तो साल, 6 महीना, 2 साल, 5 साल के लिए एक जगह वो पड़ाव डालती है, उसका काम पूरा हो जाता है, फिर वो दूसरे जगह कूच करता है। तो ऐसी स्थिति में जब कर्मचारी को वह 100 दिन की छुट्टी दे देगा या मान लेते हैं 20 दिन का ही वो एलएनडी देता है, तो यह देखा जाता है कि इनके जाने के बाद वह सीट रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहने की संभावना है तो फिर ठीक, अगर नहीं रहने की संभावना है तो नहीं होगा। तो वही है, अगर ये बीमारी है तो दूसरा कंडीशन भी उसका देखा जाता है, वो मैंने लिखा है। अवकाश पर जाने से पूर्व उसके द्वारा धारित पद, वही है धारित पद के उसके वापस ड्यूटी पर लौटने तक चलते रहने की संभावना है। दूसरी स्थिति है कि कर्मचारी वापस आएगा तो वह पोस्ट रहेगा कि नहीं। तीसरी चीजें यह देखा जाता है कि प्राइवेट कर्मचारी चलो दोनों चीजें पूरी कर ली, 10 साल के लिए कंपनी ने पड़ाव डाला है और उनका कोई कर्मचारी एलएनडी अप्लाई कर रहा है, वह दोनों फुलफिल कर रहा है, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन यह देखा जाता है कि सैंक्शन करेंगे, लेकिन वो चीजें देखा जाता है कि कर्मचारी ड्यूटी पर वापस लौटने के समुचित आसार है कि नहीं। हम जिसे 100 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, क्या छुट्टी पूरी कर लेने के बाद वो कर्मचारी वापस ड्यूटी ज्वाइन करेगा या नहीं, ये चीजें सारे कर्मचारियों पे लागू होता है।
अस्थायी कर्मचारियों पर भी और अस्थायी कर्मचारियों पर भी लागू होता है, लेकिन ज्यादा रिस्की रहता है अस्थायी कर्मचारियों के लिए। अस्थायी कर्मचारी तो अमूमन अगर कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वो अपनी ड्यूटी पर वापस आता है, लेकिन वर्तमान स्थिति को देख के तो ऐसा नहीं लगता है। अभी जो चीजें मैं देख रहा हूँ, एक स्टाफ 2 महीने ड्यूटी कर रहा है फिर वो रिजाइन कर देता है। वो इसलिए करता है कि जिस पोस्ट पर वो है वो थोड़े दिनों बाद उससे अपर पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो जाता है, तो जाहिर सी बात है वो इस पोस्ट को रिजाइन करता है। तो अगर वो चालाकी यहाँ करे कि वो वापस नहीं आएगा तो क्या होगा, तो इनका भी तोड़ है, ये मैं इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। ठीक है, अब अगला देखिए, जो आवश्यक चीजें हैं वो ये कि आपको एलएनडी लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से पेश करने हैं। वो है चिकित्सा प्रमाण पत्र। जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में ही कहा, एलएनडी केवल एक ही आधार पर लिया जा सकता है और वो है चिकित्सा के आधार पर। हमें बीमारी है, हम ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, मेरे खाते में बैलेंस नहीं है, लीव बैलेंस नहीं है, तो हम एलएनडी अप्लाई कर सकते हैं। अब वहां सैंक्शनिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है, वो मुख्यतः 2-3 चीजों को जरूर देखता है। एक तो कम से कम 1 साल की सर्विस हुई कि नहीं हुई अगर अस्थायी कर्मचारी है। दूसरी चीजें देखता है कि यह कितना दिन के लिए एलिजिबल है। 1 साल की सर्विस हो गई, मान लीजिए इसका 20 साल और सर्विस है और हम 100 दिन की छुट्टी उसे दे देते हैं, तो बाकी अगर 100 दिन होगा यानी 200 दिन, 100 दिन के बाद जब वह ड्यूटी पे आएगा तो बाकी की सर्विस में वह उस 100 दिन के लीव को वापस कर पाएगा या नहीं। और 100 का करने का मतलब है कि एलएचएपी की कटौती होगी, एलएचएपी हमेशा डबल लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कम से कम ड्यूटी पर वापस आने के बाद वो कम से कम 200 एलएचएपी क्रेडिट कर पाता है या नहीं, ये सब चीजें देखा जाता है। और भी इस वीडियो में और चीजें हम बताने वाले हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं, लिखना चाहें लिख सकते हैं, हम अभी हाजिर होते हैं। एलएनडी पर कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक को हम देख लेते हैं दोस्तों। यहां देखिए, जैसे अभी क्लियर हो ही गया कि एलएनडी जो है अग्रिम रूप से लिया गया अवकाश। अग्रिम मतलब इसको आप एडवांस कह सकते हैं। ठीक है, एडवांस यानी जिसे आप उधारी खाता कह सकते हैं कि उधार लिया गया अवकाश है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण टॉपिक ये देखा जाता है, इसे बाद में कर्मचारी के अर्जित एलएचएपी से काटा जाता है। ये चीजें माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि आपके खाते में एलएपी है या नहीं है, सीएल है या नहीं है, या कोई अन्य लीव है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने एलएनडी लिया है तो आपके अर्जित एलएचएपी से कटौती की जाती है। तो ये चीजें माइंड बिल्कुल जो है कि चेंज हो जानी चाहिए। माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए कि एलएनडी बराबर एलएचएपी। यहाँ पे ट्रिक अपना लीजिए कि एलएनडी है ना, एलएनडी बराबर एलएचएपी, दोनों में एल लगा है। ये ट्रिक आप अपना सकते हैं कि एलएनडी के लिए एलएचएपी की कटौती की जाती है। यहां 2 चीजें ये माइंड में सेट कर लेंगे तो आई होप कि आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगला जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी के लिए लागू होती है, वही है लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को सलाह दी जाती है इस लीव के दौरान। यहां पे इसे कहते हैं कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी को स्वविवेक का सहारा लेना है, क्योंकि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी है वही उक्त कर्मचारी के बारे में भली भांति जानता है। उसके अलावा कोई भी उसके बारे में सही से जानकारी नहीं लेता है। वो इसलिए ऐसी चीजें की कही जाती है क्योंकि वह कर्मचारी उक्त सैंक्शनिंग अथॉरिटी के अधीन रहकर या फिर कहें कि हमेशा वो उनके साथ रहकर ड्यूटी करता है। तो स्वभावतः यानी मानव का यह स्वभाव है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे साथ हमेशा रहता है तो यथासंभव हम उनके आचरण से, उनके गुण दोषों से जो है कि भली भांति वाकिफ हो जाते हैं। तो उनको एक सलाह दी जाती है कई चीजें कि वह जब एलएनडी सैंक्शन कर रहा है तो उसे बिल्कुल ध्यान रखना है कि यह केवल चिकित्सा के आधार पर ही दी जाए। ये तो अभी तक आपने देख लिया होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि अवकाश की अवधि बीतने के बाद कर्मचारी के वापस लौटने के समुचित आसार हैं।
यहाँ पे ये चीजें ध्यान देना है। और आजकल तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया है कि जो कर्मचारी मेरे साथ वर्षों तक रहा, अचानक उनका नियत कब बदल जाएगा कोई नहीं कह सकता। तो यहाँ पर कर्मचारी, पहली बात तो कर्मचारी अपने माइंड में सेट कर ले, लीव उसका फंडामेंटल राइट नहीं है, वो उनको एक प्रकार की सुविधा दी गई है। एलएनडी के लिए वह सैंक्शनिंग अथॉरिटी को बाध्य नहीं कर सकता है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सैंक्शन करे या न करे। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है, उनको सलाह दी गई है कि आप यह देख लीजिए कि जिसे आप एलएनडी दे रहे हैं वह कर्मचारी उस एलएनडी को पूरा करके, पूरा एवेल करके ड्यूटी पर वापस आएगा या नहीं। अगर किसी के दिमाग में यह चल रहा हो कि हम बड़ी मक्खन लगा के पैरवी करके अपने अधिकारी से एलएनडी सैंक्शन करा लेंगे और बीच में गोल हो जाएंगे या कहीं और ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे, तो इसका भी इलाज किया गया है। क्योंकि कोई भी रूल बनता है तो वो अनायास रूल नहीं बन जाता है, उस पर मंथन होता है, बाद में उसमें चेंजिंग आती है। तो वो चीजें है। वर्तमान स्थिति यह है कि किसी भी कर्मचारी ने मान लेते हैं एलएनडी सैंक्शन करा लिया, बाद में वो गायब हो जाए, दूसरी ड्यूटी ज्वाइन कर ले, कोई सूचना न दे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा। तो ये चीजें यहां देख लीजिए। पहले तो अब स्थिति यह है कि कोई भी कर्मचारी अगर यह चाहता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या स्टेट गवर्नमेंट में हो, वह अगर बिना सूचना दिए कोई दूसरी जॉब अगर लेना चाहता है, तो जो जॉब में है तो वो भली बातें समझ रहे हैं, लेकिन जो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या उनकी ज्वाइनिंग चल रही है, अब वो ज्वाइन कर चुका है, उनको मैं बता दूं अब समय चेंज हो गया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। जब तक एक जगह से आप रिजाइन नहीं देंगे, दूसरे जॉब में आप ज्वाइन कर ही नहीं सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते? ज्वाइन तो आप कर लेंगे, जब कर लेंगे, लेकिन जब आपके सैलरी बनाने की बारी आएगी तो उस समय आप पकड़े जाएंगे। आईपास इतना डेवलप हो चुका है, वो स्वयं बता देगा कि यह कर्मचारी पहले से कहीं जॉब कर रहा था या नहीं। जैसे ही आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड डाला जाएगा तो आप पकड़ लिए जाएंगे। अब कुछ के दिमाग में यह चल रहा होगा कि हम फॉल्स आधार कार्ड और पैन कार्ड बना लेंगे, तो ये चीजें संभव नहीं है। क्योंकि जब आप फॉल्स बनाने जाएंगे, पैन कार्ड बनाना जाएंगे, संभव ही नहीं है। आधार कार्ड बनाने जाएंगे तो भी संभव नहीं है, क्योंकि किसी और का आधार कार्ड तो आप बना नहीं सकते, सबका नंबर जनरेट होता है। तो बहुत सी चीजें हैं, अगर आपके दिमाग में पल रहा है तो ये चीजें निकाल दीजिए। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आता है, जैसे देख लीजिए, एक क्वेश्चन ये आता है, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि यदि कोई कर्मचारी स्वीकृत एलएनडी अवकाश के दौरान त्यागपत्र या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी रिजाइन दे दे या वीआर दे दे, वीआर का मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ले, अचानक कहते हमको नौकरी नहीं करनी है, ऐसी चीजें हो जाए तो आप कहेंगे बड़ी झमेला है, वह गया, जैसे आजकल हो रहा है। अभी मेरे समय में हमारे ज्यूरिसडिक्शन में कई कर्मचारी मुश्किल से 2-3 महीने नौकरी कर रहा है, रिजाइन दे रहा है, उनका रिजाइन एक्सेप्ट करवाना है और फिर वो दूसरे जॉब में ज्वाइन करता है। अभी हमारे लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है कि उनका जितना जल्दी हो रिजाइन एक्सेप्ट कराना है। पहले तो वो लोग करता है कि लास्ट समय में रिजाइन देना चाहेगा, फिर हमारे लिए एक जो ये चैलेंज होता है कि उनको कितना जल्दी हम रिजाइन एक्सेप्ट करा के दें। तो व्यवस्था बहुत चेंज हो गई है, अब ये चीजें पटरी पे आ चुकी है, उनका रिजाइन एक्सेप्ट होता है, फिर वो जाके ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि कोई बंदा एलएनडी स्वीकृत करा लिया और वह वापस नहीं आया, मान लीजिए 100 दिन का स्वीकृत करा लिया, यहाँ तो उन्हें मिल रहा है ड्यूटी, उनको पैसा मिल रहा है स्लिप के दौरान, तो वह क्या करता है कि जैसे 100 दिन पूरा होने वाला है और वहां से वो रिजाइन दे देता है, तो क्या होती है, 3 चीजें होती है। एक सवाल आता है क्या उसका रिजाइन या वीआर एक्सेप्ट होगा या नहीं। दूसरी चीजें, रिजाइन या वीआर की तिथि क्या होगी, कब से वो एक्सेप्ट होगा, और एलएनडी अवकाश का क्या होगा जो आपने सैंक्शन किया है। तो बिल्कुल ध्यान से यहां सुनिएगा, बिल्कुल बारीकी से, यहां पे आपको केयरफुली सुनने की आवश्यकता है। अगर ऐसी स्थिति में कोई कर्मचारी रिजाइन देता है या वीआर करता है तो बिल्कुल एक्सेप्ट होगा, यानी रिजाइन या वीआर एक्सेप्ट होगा, मतलब हो जाएगा। ये चीजें हैं, इनको आप रोक नहीं सकते, उनकी मर्जी है भैया, नौकरी नहीं करनी है तो आप उन्हें अलाउ करेंगे, उनका एक्सेप्ट होगा, चाहे रिजाइन हो या वीआर। यहां तक मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सवाल होता है कि उनका रिजाइन या वीआर की तिथि क्या होगी, ठीक है।
अब हम आपको एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 10 जून 2023 को 100 दिन का एलएनडी सैंक्शन कराता है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका सैंक्शन कराता है, यानी 10 जून में 100 दिन जोड़िए और इसके बाद इसको ड्यूटी पर वापस आना है। लेकिन यह 90 दिन पूरा करके यानी 3 महीने काट करके और वो वीआर या रिजाइन लिख देता है अपने संबंधित संस्थान को जहां वह ड्यूटी करता है। तो वो यहाँ सवाल होता है, उन्होंने तो आज रिजाइन दिया है, तो इनके एक्सेप्टेंस की तिथि क्या होगी? तो ध्यान रखिए, इनका जो वीआर है, मान लीजिए उन्होंने आज जो कि 90 दिन काट के 10 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मान लेते हैं, सितंबर 11 सितंबर को उन्होंने रिजाइन लिखा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, 11 सितंबर को उन्होंने रिजाइन लिखा, लेकिन उनका जो एक्सेप्टेंस की तिथि होगी या रिजाइन या वीआर की जो तिथि होगी उसकी वही 10 जून होगी। क्या हो जाएगी? 10 जून 2023 होगी। अब कहेंगे क्यों? इसलिए में एलएनडी के रूल में ही यह चीज लिखा है कि यदि आप ऐसी चीजें करते हैं, एलएनडी लीव के दौरान आप रिजाइन कर देते हैं, तो आपके रिजाइन या वीआर की तिथि वही माने जाएगी जिस डेट से आपका एलएनडी सैंक्शन हुआ है। अब तीसरा तो महत्वपूर्ण ये चीजें होते, ठीक है, हम उनका 10 जून से ही एक्सेप्ट करेंगे, फिर उसका क्या होगा? जब उन्होंने एलएनडी अवेल कर लिया या 90 दिन उन्होंने पूरा कर लिया, वो सैलरी भी ले लिया, अब क्या होगा? बीमार की स्थिति में था तो क्या ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इनका अवकाश ये रुका रहेगा, ये रिजाइन रुका रहेगा, और ये जो उन्होंने अवेल किया है 90 दिन, उसकी रिकवरी की जाएगी। क्या होगी? एलएनडी अवकाश नील कर दिया जाएगा, उसे निरस्त मान लिया जाएगा और उस डेट से उनका रिजाइन एक्सेप्ट किया जाएगा और बदले में कर्मचारी से कहा जाएगा कि भैया ये जो आपने एलएनडी लिया है इसकी भरपाई करो, जो आपने सैलरी लिया है, विड्रॉ किया है उस संस्थान से, वो आप वापस कीजिए। तो कर्मचारी को वापस करना होगा, नहीं तो रिजाइन एक्सेप्ट नहीं होगा। अब कोई चाहेगा ठीक है हम रिजाइन एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, थोड़े दिन नौकरी कर लेते हैं फिर हम रिजाइन करेंगे। या थोड़े दिन का मतलब है आपको 90 एलएचएपी देना है, यानी 90 गुना 2 180 दिन एलएचएपी उसे पूरा करके देना है। एलएपी आप नहीं दे सकते, एलएचएपी देना है। अब 180 एलएचएपी का मतलब है एक साल में आपको 30 मिल रहा है, सॉरी 20 मिल रहा है। तो बताइए भाई साहब कई साल नौकरी करना होगा? 9 साल। 9 साल आप नौकरी करेंगे तब उपाय। तो भाई कौन ऐसा नुकसान उठाएगा? अगर उसे वर्तमान पोस्ट से हायर पोस्ट मिल रहा है, लोअर पोस्ट में भी है, उसे हायर ग्रेड में नौकरी मिली है, तो वो क्यों अपना नुकसान उठाएगा? वह पैसा पे करे और चला जाए। अब यहाँ चीजें, दूसरी स्थिति या फिर कहें एक नई स्थिति यह हो सकता है कि बीमार की स्थिति में, और जानते हैं कि एलएनडी भयानक बीमारी की स्थिति में भी लिया है, कैंसर है, कुष्ठ रोग है, मानसिक बीमार है, वह पागल हो जाए और उनकी मृत्यु हो जाए उस एलएनडी लीव के दौरान, तो क्या होगा? अब आदमी जब रिजाइन कर गया, वो तो भाई गॉड का मतलब डिसीजन है, उसको मानवीय आप नहीं कह सकते हैं। तो यहां पर ये चीजें क्या है कि उनका किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं होगी। अब रिकवरी करेंगे किससे? कर्मचारी तो मृत्यु को प्राप्त कर लिया, उनसे किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं होगी। माइंड सेट कर लीजिए, उसके आश्रित से ये चीजें नहीं ली जाएगी। अब एक स्थिति यह हो सकता है कि मान लीजिए बंदा रिजाइन दिया है या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी रिजाइन या वीआर दिया है। 2 स्थिति हो सकती है, एक तो उन्होंने हायर ग्रेड की नौकरी प्राप्त कर ली है, दूसरी वो मजबूर है। आप जान रहे हैं कि एलएनडी मेडिकल ग्राउंड पे सैंक्शन किया जाता है और वह शरीर उनका पूरी तरह से निकम्मा हो जाए, काम करने की स्थिति में न रहे, है ना, और वो कहे भाई साहब अब हमसे काम नहीं हो पाएगा, या संस्थान उसे निकाल दे, ठीक है, जहां पे वो नौकरी कर रहे वो उनको निकाल दे, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ध्यान रखिए, रिजाइन ऐसी स्थिति में भी कर रहा है, वो पूरी तरह से अनफिट हो जाए, मेडिकली अनफिट जिसे आप कहते हैं, अनफिट हो जाए, काम करने की स्थिति में न रहे, तो क्या होगा? रिकवरी होगी?
वही चीजें होगी, उनका रिजाइन एक्सेप्ट तो उसी डेट से किया जाएगा जो सामान्य स्थिति में है कि 10 जून से ही उनका एक्सेप्ट हो रहा है। लेकिन जहां तक रिकवरी की बात आ रही है वो रिकवरी नहीं की जाएगी। बिल्कुल माइंड में ये चीजें सेट कर लीजिए। आप जब तक जानकारी नहीं रखेंगे तो आपको लोग परेशान करेंगे, जब जानकारी हो जाएगी तो परेशानी नहीं होगी। तो क्लियर है, अगर स्वेच्छा से कोई रिजाइन दे रहा है तो उनको भरपाई करनी पड़ेगी। अगर मजबूरन उसे लेना पड़ रहा है, शारीरिक जो है कि स्थिति साथ नहीं दे रही है कि हम नौकरी कर पाए इसलिए हम रिजाइन दे रहे हैं, भैया हम नौकरी नहीं कर पाएंगे, हमारी ये स्थिति है, या मेडिकली पूरी तरह से अनफिट हो जाए, किसी भी तरह से आपको किसी भी ड्यूटी में आप उसे नहीं ले सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी उससे किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं की जाएगी। तो 3 महत्वपूर्ण पड़ाव हमने इस वीडियो में आपको बताया। आई होप कि आपको इसके बाद एलएमडी से रिलेटेड कोई इश्यू आपके माइंड में नहीं रहने वाला है। एक बार फिर कहता हूं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो ऐसे ही जो है कि ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ दोस्तों, इसे दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारे अधिक से अधिक कर्मचारियों को इनका फायदा मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।